जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। यहाँ पर मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ यूजीसी नेट ज्योग्राफी के सिलेबस पर। जैसा कि हम जानते हैं कि यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होता है वो नेट और जेआरएफ का दोनों का एक साथ एग्ज़ाम होता है। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए, और अदर के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। हाँ, इसमें जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किंतु इनका जब पीजी का रिजल्ट आएगा तो उनका एग्रीगेट मार्क्स 55% जनरल और 50% अदर का होना चाहिए उस दौरान। एज इसके लिए जो बाउंड किया गया है, जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स फॉर जनरल, 33 ईयर्स फॉर ओबीसी, 35 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी। और नेट के लिए किसी प्रकार का कोई अपर एज लिमिट नहीं है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, इसके लिए पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों एक ही साथ 3 घंटे के पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन होता है और पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होते हैं और पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन होते हैं आपके अपने विषय के। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम आते हैं टू द पॉइंट यूजीसी नेट के भूगोल विषय की विषय सूची पर। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कुल टोटल 10 यूनिट हैं। इन 10 यूनिट में जो पहली यूनिट है वो है भू आकृति विज्ञान, सेकंड है जलवायु विज्ञान, थर्ड है समुद्र विज्ञान, फोर्थ है पर्यावरण विज्ञान, फिफ्थ है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, सिक्स है आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, सेवंथ है सांस्कृतिक सामाजिक और राजनीतिक, एट्थ है भौगोलिक चिंतन, नाइन्थ है भौगोलिक तकनीकियाँ और 10th है भारत का भूगोल। अब हम इसको संक्षेप में एक एक टॉपिक को संक्षेप में हम डिस्कस करेंगे और इकाई 1 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत जो सब टॉपिक हैं, पहला है महाद्वीपीय प्रवाह। जैसा कि हम देख रहे हैं फर्स्ट सब टॉपिक महाद्वीपीय प्रवाह है, किंतु महाद्वीपीय प्रवाह से पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांतों को पढ़ेंगे तथा इन सिद्धांतों के आधार पर स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल का विकास कैसे हुआ इसको भी जानेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ सिद्धांतों को नहीं बल्कि उन सिद्धांतों के आधार पर स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के विकास क्रम को भी समझेंगे, क्योंकि हम देखते हैं अगर पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों का अगर अवलोकन करें तो उसमें हमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत जो समय समय पर दिए गए विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम आएंगे महाद्वीपीय प्रवाह पे। महाद्वीपीय प्रवाह वेगनर के द्वारा एफ.बी. टेलर के द्वारा इसको दिया गया और इसमें हम केवल सिद्धांत को ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम देखेंगे कि इसके पीछे, उन सिद्धांत के पीछे उन भूगोलवेत्ताओं का उद्देश्य क्या था। जैसे वेगनर महोदय महाद्वीपीय प्रवाह के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के विवरण की व्याख्या करना चाहते थे, तो इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्लेट विवर्तन की यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। विश्व के प्लेटों और उनके प्रवाह का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इसमें हम देखेंगे कि कैसे अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है तथा प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है, वहीं हिंद महासागर की तली का विस्तार हो रहा है लेकिन हिंद महासागर के किनारों का क्षय होता जा रहा है। तो इन सब का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आंतरिक एवं बाह्य बल। आंतरिक एवं बाह्य बल, जैसा कि हम जानते हैं कि आंतरिक बल के अंतर्गत
अगर देखा जाए तो कुछ बल जो है त्वरित बल होते हैं, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया। कुछ बल धीरे धीरे कार्य करते हैं, जैसे संपीड़न बल हो गया, तनाव मूलक बल हो गया। वहीं बाह्य बल के अंतर्गत पवन हो गया, बहता जल हो गया, हिमनद हो गया, समुद्री तरंग हो गया। इन सब का हम यहाँ पर डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अनक्षादन एवं अपक्षय। अनक्षादन में अपक्षय और अपर्दन दोनों शामिल हैं। हम अपक्षय, अपर्दन इन सब का यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है भू आकृतिक चक्र, जिसमें हम डेविस और पेंक, यहाँ पर डेविस और पेंक को शामिल किया गया है। तो डेविस के अपर्दन चक्र को, साथ ही साथ पेंक, यहाँ पर ध्यान देना होगा कि पेंक एक अल्फ्रेड पेंक थे, दूसरे वाल्टर पेंक। तो यहाँ पर वाल्टर पेंक के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है ढाल विकास का सिद्धांत, इसको अध्ययन करेंगे और उसके प्रक्रम को। अगला है भूसंचलन, भूकंपनीयता, बलन, भ्रंश और ज्वालामुखीयता, स्थल निर्माण घटना और भू आकृतिक संकट का कारण। भू आकृतिक संकट के कारण में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन, इन सबको हम अच्छे से यहाँ पर इसका अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड इकाई जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना एवं संयोजन, यानी कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। कंपोजिशन यानी कि वायुमंडल हमारा किन किन तत्वों से बना हुआ है, और स्ट्रक्चर यानी वायुमंडल की परतों का क्रम क्या है, इसका यहाँ पे विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। सूर्यातप, इंसोलेशन का, पृथ्वी का उष्मा बजट। उष्मा बजट का मतलब पृथ्वी ने कितना उष्मा प्राप्त किया, तथा पृथ्वी ने उस उष्मा को किन किन मदों में खर्च किया, यानी कि जो उष्मा प्राप्त हुई और वो उष्मा पृथ्वी के द्वारा पुनः अंतरिक्ष में जो भेजा गया, उसका हम बजट यहाँ पे देखेंगे और डिटेल में इसका हम अध्ययन करेंगे। तापमान, वायुमंडलीय दाब और पौने, विभिन्न वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के धरातल पर बनते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। वायुमंडलीय परिसंचरण, वायु राशियां, वाताग्र तथा ऊपरी वायुमंडलीय वायु संचलन, इन सब का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत जैसे हेडले सेल, फेरल सेल, ध्रुवीय सेल, इन सबको यहाँ पे समझेंगे हम। इसके अलावा वाताग्र में जो वाताग्र या वायु राशियाँ जो हमारी बनती हैं, वायु राशियाँ गर्म वायु राशियाँ होती हैं, ठंडी वायु राशियाँ होती हैं, इन सबको विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, इनकी उत्पत्ति, इनका विकास, इनके उत्पत्ति के लिए प्रमुख कारकों, इन सब का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कोपेन और थार्नफेट के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन किया जाएगा। एस्नो की घटनाएं, एस्नो का मतलब होता है एल नीनो, ला नीनो एवं दक्षिणी दोलन, इनको सामूहिक रूप से एस्नो कहा जाता है। यहाँ पे देखिए एल नीनो, ला नीनो और दक्षिणी दोलन, इनके जो ये घटनाएं परिघटित होती हैं उसका अध्ययन करेंगे। मौसमी संकट और आपदाएं जैसे चक्रवात, तड़ित झंझा, टॉर्नेडो, ओलावृष्टि, उष्ण एवं शीत तरंगें, वृष्टि प्रकोष्ठ, हिमझील, प्रकोष्ठन, जलवायु परिवर्तन, विगत दशकों के जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य एवं कारण, वैश्विक जलवायु पर मानव प्रभाव, इन सब का अध्ययन हम लोग इस इकाई के अंतर्गत करेंगे, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में महासागरीय उच्चावच, यानी कि महासागरीय उच्चावच में हम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर की तलियों का अध्ययन करेंगे। तापमान, महासागर के तापमान, उसकी डेंसिटी, घनत्व और लवणता का अध्ययन करेंगे। संचरण, गर्म और ठंडी धाराओं का संचरण, लहरें, ज्वार भाटा, समुद्र स्तर परिवर्तन, संकट, सुनामी और चक्रवात, इन सब का भी यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा।
नेक्स्ट है पर्यावरण भूगोल, 4th इकाई। इसके अंतर्गत घटक पारिस्थितिकीय भौगोलिक वर्गीकरण और मानव पारिस्थितिकीय क्रियाएं, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, चक्रण, भू रसायन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड, मानवीय पारस्परिक अंतर संबंध और प्रभाव, पर्यावरणीय नैतिकता, गहन पारिस्थितिकी 19 नेस के द्वारा दिया गया है। इन सब का हम यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करेंगे। पर्यावरणीय संकट और आपदाएं जैसे वैश्विक तापन, नगरीय उष्माद्वीप, वायुमंडलीय प्रदूषण, जो प्रदूषण फैल रहे हैं उसके कारण उस पर किए जाने वाले वैश्विक पहल, इन सब का अध्ययन करेंगे। जल प्रदूषण के लिए वैश्विक स्तर पर कौन से कदम उठाए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इन सब का हम यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करेंगे। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं, उसको कैसे रोका जाए। उसी तरह भूमि निम्नीकरण, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ, पर्यावरण से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ होंगी उन सबको यहाँ पे शामिल करेंगे। कानूनी प्राधार, पर्यावरणीय नीतियाँ क्या अपनाई जा रही हैं वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, कि जिससे हम पर्यावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार की जो प्रदूषणकारी गतिविधियाँ हैं या पर्यावरण को डिस्ट्रॉय करने वाली गतिविधियाँ हैं उस पर हम कैसे लगाम लगा सकें, उसको हम कैसे रोकें, उन सब का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं समय समय पर, उन समझौतों को भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ संचालित की जा रही हैं, जैसे ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि हरित गृह गैसों के उत्सर्जन यानी कार्बन उत्सर्जन से भी संबंधित कहा जा सकता है। कार्यसूची एजेंडा 21 जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान आया, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। संधारणीय विकास और पेरिस सहमति, संधारणीय विकास यानी सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि संसाधनों का इस प्रकार समुचित उपयोग करना कि हमारी मिनिमम आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे भी रहें। तो इन सब का हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है इकाई 5th, जनसंख्या एवं अधिवास। यहाँ पर देखेंगे हम जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या आंकड़ों का स्रोत, जनगणना जो कि प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना का कार्य होता है। भारत के संदर्भ में प्रति 10 सर्वेक्षण, सैंपल सर्वे, जन्म मरण सांख्यिकी क्या है, आंकड़ों की विश्वसनीयता और त्रुटि, विश्व जनसंख्या वितरण यानी कि विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, बहुत सारे कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले होते हैं, जैसे भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, इन सब का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। भौतिक कारकों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उच्चावच हो गया, जलवायु हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। उसी तरह अगर देखेंगे तो आर्थिक कारकों में बहुत सारे कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ भौतिक यानी भौगोलिक कारक भी हैं, जैसे बहुत चरम अवस्था जहाँ पे पाई जाएगी यानी कि अर्थात बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ पे होगा या बहुत ज़्यादा ठंडी होगा वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो कम पाया जाएगा। जहाँ पर समतल मैदानी क्षेत्र होंगे, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मृदा पाई जाएगी, जल की आपूर्ति अच्छी होगी, वहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा पाएगा, जैसे गंगा यमुना दोआब का मैदान। तो इन सब का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, विस्तार से करेंगे। मापन, प्रतिरूप और निर्धारक क्या क्या हैं। विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को देखेंगे यहाँ पर, पूर्व ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक, जनांकीय संक्रमण, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, इसमें माल्थस कई बार जो है ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। सडलर का, रिचार्डो का सिद्धांत देखेंगे। जन्म और मृत्यु दर विश्लेषण, संकेतक इसके क्या हैं, निर्धारक क्या हैं, विश्व प्रतिरूप क्या है, जनसंख्या के इस समय वैश्विक प्रतिरूप क्या है। जैसे देखा जाए तो बहुत सारे देशों में जनसंख्या
आज के समय में बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होती जा रही है, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यानी कि वहाँ पे मृत्यु दर ज़्यादा है, जन्म दर कम है। वहीं पे देखें कि बहुत अफ्रीका के बहुत सारे देश, दक्षिण एशिया के देश, जहाँ पर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जा रहे हैं, तो इन सब का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। जनसंख्या का प्रवास, यानी इसके प्रकार क्या हैं, कारण क्या हैं, परिणाम क्या हैं, प्रतिमान क्या हैं, उनके मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, उन सब का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जनसंख्या प्रवास में उसके कुछ आकर्षण कारक होते हैं, कुछ प्रतिकर्षण कारक होते हैं, उन कारकों का भी हम यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करेंगे। प्रवास के भी दो प्रकार होते हैं, एक आउट माइग्रेशन होता है, एक इन माइग्रेशन होता है। ये क्यों होते हैं और उसके पीछे क्या क्या कारण उत्तरदायी हैं, इसके प्रवाह क्या होते हैं, जैसे ग्रामीण से नगरीय हो सकता है, ग्रामीण से ग्रामीण हो सकता है, नगरीय से ग्रामीण हो सकता है, नगरीय से नगरीय हो सकता है। तो इसके जनसंख्या प्रवास के संदर्भ में बहुत सारे मॉडल्स हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जनसंख्या संरचना एवं विशेषताएं, जैसे आयु, लिंग, नगरीय ग्रामीण व्यावसायिक संरचना, शैक्षिक स्तर, विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या नीतियाँ क्या हैं, इसका हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल, यहाँ पर अधिवास का तात्पर्य होता है निवास, यानी कि जो निवास स्थान होते हैं, जैसे गांव में जो निवास होते हैं, वो उसको कैसे, कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, वो किस रूप में बसे होते हैं, उसके प्रकार क्या हैं, प्रतिरूप क्या है, वितरण क्या है, ग्रामीण अधिवासों की समकालीन समस्याएं क्या हैं, जो ग्रामीण के अधिवास हैं उसकी वर्तमान समय में क्या कौन सी समस्याएं वहाँ पे हैं, ग्रामीण नगरीय प्रवास, भूमि उपयोग में बदलाव किस तरह हो रहे हैं, भूमि अधिग्रहण और समव्यवहार, नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिनमें से गोर्डन सिल्डे का, हेरन पिनेरी, साडलर, लेविस और मॉमफोर्ड, इन सब के सिद्धांतों को देखेंगे। विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण की विशेषताएं और प्रक्रियाएं क्या हैं, यानी कि नगरों की वृद्धि के कारक कौन कौन से हैं, नगरीकरण की प्रवृत्तियां कैसी हैं, आकार, संरचना और नगरीय क्षेत्र के कार्य, इनका अध्ययन करेंगे। नगरीय पद्धतियां, यानी प्राचीन नगरों के कानून, श्रेणी, आकार और नियम, केंद्र स्थल सिद्धांत, जिसमें क्रिस्टालर और लास के सिद्धांत को यहाँ पे देखा जाएगा। नगरों की आंतरिक संरचना, नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत, जैसे बर्गीज का, हेरिस का, उलमैन का, हायट का। नगरीय भूमि उपयोग मॉडल, जिसमें बर्गीज, हायट, हेरिस, उलमैन। महानगरीय संकल्पना, वैश्विक नगर तथा कोर नगर, नगर आकार परिवर्तन, पूर्व नगर क्षेत्र, ग्रामीण नगर सीमांत, नगरोपांत, मौद्रिक उपग्रही नगर, नगरों में सामाजिक विसंयोजन, नगरीय सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, नगरीय बारीकी की अभिव्यक्ति, मरीन बस्ती, अनियमित क्षेत्र की वृद्धि, अपराध और सामाजिक बहिष्कार, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट 6 इकाई के अंतर्गत आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल। इसके अंतर्गत हम आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, प्राकृतिक संसाधन, इसका वर्गीकरण, वितरण संबंधित समस्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विश्व में विकसित और विकासशील देशों में ऊर्जा संकट, इन सब का हम यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी में कृषि भूगोल के अंतर्गत भूमि क्षमता वर्गीकरण, भूमि उपयोग नियोजन, सस्य प्रतिरूप का, सस्य संयोजन विधि, क्षेत्र का निरूपण, इसमें बेवर, दोई, रफीउल्लाह के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। सस्य विविधीकरण, वान थ्यूनेन का भूमि उपयोग नियोजन मॉडल। कृषि उत्पादकता के मापन के प्रमुख निर्धारक क्या हैं, कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय विभिन्नता कौन कौन सी है, और विश्व में कृषि पद्धतियाँ क्या हैं, इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी में औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों के प्रकार, उद्योगों के स्थानीयकरण, स्थान निर्धारण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर उद्योगों की स्थापना के लिए कार्य करते हैं,
किसी भी उद्योग की स्थापना को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। उद्योगों के स्थान निर्धारण के सिद्धांत में वेबर का सिद्धांत और हूवर का सिद्धांत, अगस्ट लास का सिद्धांत, एप्रेड, डीएम स्मिथ, इन सबके सिद्धांतों को यानी मॉडल्स को देखेंगे। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, अल्प विकसित देशों के विनिर्माण क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हो रहा है, पर्यटन, उद्योग, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी एवं ज्ञान वृद्धि, शिक्षा अनुसंधान विकास, उद्योग, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं परिवहन और व्यापार भूगोल के अंतर्गत स्थानीय पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत और मॉडल, जिसमें एडवर्ड उलमैन, एम.ई. हर्स्ट, संबद्धतांक और अभिगम्यता सूचकांक, मापन, स्थानीय प्रवाह मॉडल, गुरुत्वाकर्षण मॉडल, इसकी भिन्नता क्या है, विश्व व्यापार संगठन, वैश्वीकरण और उदारीकरण की विश्व व्यापार पद्धति, अंतः और अंतर प्रादेशिक सहयोग और व्यापार की संभावना एवं समस्याएं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रादेशिक विकास के अंतर्गत प्रारूप विज्ञान प्रदेश, औपचारिक और कार्यात्मक प्रदेश, विश्व प्रादेशिक विविधता, प्रादेशिक विविधता के सिद्धांत क्या हैं, प्रादेशिक विकास के सिद्धांत, जिसमें अल्बर्ट ओ हर्शमैन, गार्नर, मर्डल, जॉन फाइडमैन, अल्प विकसित अधीन राष्ट्र का सिद्धांत, वैश्विक आर्थिक खंड, भारत में प्रादेशिक विकास और सामाजिक आंदोलन क्या रहा है, इसका अध्ययन किया जाएगा। इकाई 7 के अंतर्गत देखें तो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक भूगोल, जिसमें संस्कृति की क्या संकल्पना है, संस्कृति की जटिलताएं क्या हैं, क्षेत्र एवं प्रदेश क्या होता है, सांस्कृतिक विरासत क्या है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, सांस्कृतिक अभिसरण क्या है, सामाजिक संरचना एवं प्रक्रम, सामाजिक कल्याण यानी वेलफेयर और जीवन की गुणवत्ता कैसे उससे संबंधित है, सामाजिक अपवर्जन, भारत में सामाजिक समूहों के स्थानीय वितरण जैसे जनजाति, जाति, धर्म और भाषाएं के संदर्भ में, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। रुग्णता पारिस्थितिकी, पोषणता की स्थिति, निदान की स्थिति, वर्गीकरण और स्थानीय तथा मौसमी वितरण का प्रतिरूप और विशेषता भारत के संदर्भ में, भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और नीति, भारत में स्वास्थ्य पर्यटन किस प्रकार विकसित हो रहा है और भारत का उभरता हुआ स्वास्थ्य पर्यटन, उससे होने वाले भारत को लाभ और इसके विकास को कैसे और अग्रसर किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। परिसीमाएं एवं सरहद की संकल्पनाएं, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत, विशेषकर भारत के संदर्भ में, हार्टलैंड और इंग्लैंड का सिद्धांत, राजनीतिक भूगोल की प्रवृत्ति एवं विकास, संघवाद का भूगोल, भारत में निर्वाचन सुधार किस प्रकार हो, निर्वाचन व्यवहार के निर्धारक क्या क्या हैं, जलवायु परिवर्तन की भू राजनीति क्या है वर्तमान समय में, जियो पॉलिटिक्स क्या है क्लाइमेट की, विश्व संसाधनों की भू राजनीति क्या है, भारत की हिंद महासागरीय भू राजनीति, इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक सहयोग संगठन, जिसमें सार्क है, आपका आसियान है, ओपेक है, यूरोपियन यूनियन है, इन सबको विस्तार से देखेंगे। विश्व संसाधनों की नौ राजनीति, राजनीति भूगोल के अंतर्गत, इस पर भी अध्ययन करेंगे। इकाई 8 के अंतर्गत भौगोलिक चिंतन, भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत हम देखें तो भौगोलिक ज्ञान में ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज, भारतीय खगोलवेत्ताओं का क्या योगदान रहा है। भूगोलवेत्ताओं का योगदान में वारेनियस, इमैनुअल कांट, अलेक्जेंडर, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, शीफर, हार्टसोन, इनके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। भौगोलिक चिंतन पर डार्विन का क्या प्रभाव रहा है। भारतीय भूगोल के समकालीन प्रवृत्तियाँ, भूगोल में कार्टोग्राफ और थीमेटिक विधियों का योगदान क्या है। प्रमुख भौगोलिक परंपराएं जैसे भूविज्ञान, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, क्षेत्र अध्ययन, स्थानिक विश्लेषण। भौगोलिक अध्ययन में द्वैतवाद, भौतिक बनाम मानव, प्रादेशिक बनाम सुव्यवस्थित, निश्चयवाद बनाम संभववाद, गुणात्मक बनाम मात्रात्मक,
स्वरूपी बनाम नियमावेशी, प्रतिमान, विस्थापन, भौगोलिक परिदृश्य, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारिकवाद, संरचनावाद, न्यायान्वेषी, उपागम और आधुनिकवाद, इन सब का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है भौगोलिक तकनीकियाँ, इकाई 9 के अंतर्गत। इसमें भौगोलिक सूचना और आंकड़ों के स्रोत जैसे स्थानीय और गैर स्थानीय, मानचित्र के प्रकार कौन कौन से हैं, मानचित्र के निर्माण की विधि जिसमें कोरोप्रेत, समघनत्व, वर्णमात्री, प्रवाह मानचित्र, उनका अध्ययन करेंगे। मानचित्र पर आंकड़ों का निरूपण जैसे पाई आरेख, दंड रेखा, रेखा आरेख, GIS, आंकड़ा आधार, चित्र रेखा पुंज और सदिश आंकड़ा प्रारूप एवं आरोपण आंकड़ा प्रारूप, भौगोलिक सूचना तंत्र के कार्य, रूपांतरण, संपादन और विश्लेषण, अंकीय उत्थान मॉडल, भू संदर्भ, समन्वय पद्धति, मानचित्र प्रक्षेप और आंकड़ा, भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग विषयात्मक मानचित्र कला में, स्थानिक निर्णय समर्थन पद्धति में। अगला है आधारभूत सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग, जिसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, संवेदक एवं प्लेटफॉर्म, वियोजन एवं वियोजन के प्रकार, वायु छाया क्षेत्र यानी फोटो तत्व, उपग्रह प्रतिबिंब की विवेचना, फोटोग्राम मिति, वायु फोटोग्राम की किस्में कौन कौन सी हैं, अंकीय प्रतिबिंब प्रक्रमण क्या है, सुदूर संवेदन तकनीकी का विकास कैसे हुआ, बृहद आंकड़ों का आदान प्रदान और इसका भारत के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में किस प्रकार से ये उपयोग किया जाए, इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ GPS घटक का उपयोग, अंतरिक्ष भूतल नियंत्रण और अभिग्राही सूचकांक, केंद्रीय प्रवृत्ति मापन का उपयोग जिस परिक्षेपण या असमताएं, प्रतिचयन कार्यविधि, परिकल्पना परीक्षण, समय श्रेणी विश्लेषण, सह संबंध और समाश्रय विश्लेषण, सूचकांकों का मापन, सूचकांक मापनी का निर्माण, संयुक्त सूचियों की संगणना, प्रधान घटक विश्लेषण और समूह विश्लेषण, आकार मिति विश्लेषण, सरिताओं का क्रमीकरण कैसे हुआ, विभाजन अनुपात, अपवाह घनत्व, अपवाह आवृत्ति, बेसिन परिक्रामी अनुपात, द्रोणी रूप, परिच्छेदिका, ढलान विश्लेषण, प्रवणता चक्र, उच्चतादर्शी वक्र, तुंगता, बारंबारा आरेख, इन सब का अध्ययन करेंगे। इकाई 10 के अंतर्गत भारत का भूगोल, जो कि इसको हम भारत के भूगोल को प्राकृतिक और सांस्कृतिक भागों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो टॉपिक हैं उसको देखते हैं। भारत के प्रमुख भूआकृतिक क्षेत्र, उनकी विशेषताएं क्या हैं, अपवाह तंत्र, हिमालय एवं प्रायद्वीप का, जलवायु ऋतुक मौसमी विशेषताएं, जलवायु विभाजन, भारतीय मानसून का विस्तार से अध्ययन करेंगे, रचना तंत्र और विशेषताएं, जठधारा हिमालय, वाष्प हिमानी, क्रायोस्फीयर, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार एवं वितरण, मिट्टी, वनस्पति, जल, खनिज, महासागरीय संसाधन, जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं, स्थानीय प्रतिरूप एवं वितरण, वृद्धि एवं संरचना, ग्रामीण नगरीय, आयु, लिंग, व्यावसायिक, शिक्षा, मानव जातीय एवं धार्मिक, जनसंख्या के निर्धारक क्या हैं भारत के संदर्भ में, भारत में जनसंख्या की नीतियां क्या हैं, कृषि उत्पादन, उत्पादकता एवं प्रमुख खाद्य फसलों की उपज, प्रमुख फसल प्रदेश क्या हैं, किस विकास में प्रादेशिक विविधता का अध्ययन करेंगे, भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले तकनीकी एवं संस्थागत कारक कौन कौन से हैं, कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, उन कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, खाद्य सुरक्षा, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अध्ययन करेंगे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान है, उसका संवैधानिक दृष्टिकोण से भी अध्ययन करेंगे, भोजन का अधिकार जो MDM के रूप में लागू है, उन सब का भी यहाँ पे विस्तार से अध्ययन किया जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक औद्योगिक विकास किस प्रकार रहा, कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, भारत की औद्योगिक नीतियाँ क्या हैं, परिवहन जल का विकास एवं प्रतिरूप, रेल, सड़क, जल मार्ग, वायु परिवहन, पाइपलाइन, इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार की क्या प्रवृत्तियां रही हैं, संरचना एवं दिशा, भारत में प्रादेशिक नियोजन, इसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे,
साथ ही साथ वैश्वीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा। भारत में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जिनमें भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, हिमालय, उच्च भूमि संकट आपदाएं, इन सब का हम यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूजीसी नेट भूगोल जो पार्ट 2 है, जिसमें से हमारे विषय से 100 प्रश्न आने हैं, उसे यूजीसी नेट के द्वारा 10 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इन सभी इकाइयों का हम क्रमबद्ध तरीके से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और अपनी कक्षा का प्रारंभ हम भू-आकृति विज्ञान से प्रारंभ करेंगे। और भू-आकृति विज्ञान में सबसे पहले स्थलखंड के अध्ययन से पूर्व हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से शुरुआत करेंगे। और उन सिद्धांतों से हम न केवल उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे, बल्कि उन सिद्धांतों के आधार पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का विकास किस प्रकार हुआ उसको समझेंगे भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जियोस्फीयर एकेडमी ऑफिशियल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।